तो इस एपिसोड की शुरुआत में हमें बेलियांग किंगडम में मौजूद मास्क मून सेक्ट का नजारा दिखाया गया, जो कि काफी ज्यादा खूबसूरत था। इसी मास्क मून सेक्ट की ग्रैंड एल्डर है नानगोंग वान, और अब यहाँ पर हम नानगोंग वान की जूनियर डिसाइपल को देख पाते हैं, जिसके हाथ में पेस्ट्रीज की एक बास्केट थी। और उसी वक्त उस बंदी को अपने सेक्ट मास्टर की आवाज आई, जो कि उससे पूछने लगी कि यार क्या तुम एल्डर नानगोंग से मिलने जा रही हो? जिस पर उस बंदी ने सिर झुकाते हुए हाँ में जवाब दिया। तो सेक्ट मास्टर उसे नानगोंग के बारे में पूछने लगी। वो कहने लगी कि काफी दिनों से मेरी नानगोंग वान से कोई मुलाकात नहीं हो पाई, तो बताओ वो फिलहाल कैसी है? वेल, इस जूनियर डिसाइपल का नाम था यूआर, और ये फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट स्टेज की कल्टीवेटर थी। वो अपने सेक्ट मास्टर को जवाब देते हुए बताने लगी कि फिलहाल एल्डर नानगोंग ने खुद को फिशिंग में बिजी किया है। इतना ही नहीं, उन्होंने तो कुकिंग और पेंटिंग के आर्ट को भी सीख लिया। मेरे ख्याल से एल्डर नानगोंग वान खुद को बिजी रखने की कोशिश कर रही है। जिस पर सेक्ट मास्टर कहती है कि ये तो अच्छा हुआ कि नानगोंग वांग ने खुद का मन बहला लिया। एक कुछ दिन उसके लिए काफी ज्यादा मुश्किलों से भरे हुए थे, और मैं उसकी सिचुएशन को अच्छे से समझ सकती हूँ। मुझे बताओ, क्या नानगोंग वान ने तुम्हारे पास उसकी शादी का जिक्र किया था? जिस पर यूआर कहने लगी कि एल्डर नानगोंग वान तो कोई बात नहीं करती, वो तो खुद में ही इतनी बिजी रहती है कि मुझ पर तवज्जो भी नहीं देती। और अब हमें मास्क मून सेक्ट की लीडर दिखाई गई, जिसका नाम था कियू। वेल, यही बंदी अपनी माइंड पावर का इस्तेमाल करते हुए यूआर से बात कर रही थी। उससे पूछ रही थी कि बताओ, क्या नानगोंग वान अभी भी पेस्ट्रीज खाती है? जिस पर यूआर कह रही थी कि हाँ, स्वीट तो उन्हें काफी ज्यादा पसंद है। हर 2 दिनों में हमें एक बंदे को भेजना पड़ता, ताकि वो मार्केट से उनकी पसंदीदा मिठाई ला पाए। हमारे एक आउटर डिसाइपल युआन को स्पेशली इसी काम के लिए रखा गया था, और वो मार्केट से जितनी भी पेस्ट्रीज लाता है, एल्डर नानगोंग वान उन्हें पूरी तरह से फिनिश कर देती। अब ये सुनते साथ ही सेक्ट मास्टर कियू थोड़ी सी रिलैक्स हो गई। दरअसल वो परेशान थी नानगोंग वान की शादी के लिए, क्योंकि नानगोंग वान इस रिश्ते के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी, और बेसिकली यहाँ पर जबरदस्ती उसकी शादी की जाने वाली है। सेक्ट मास्टर कियो यूआर से कहने लगी कि अगर नानगोंग वान ने कोई भी जिक्र किया तो बस मुझे बता देना। लेकिन फिर कियो को ऐसा लगता है कि भला वान की बातों से क्या ही फर्क पड़ने वाला है। अगर नानगोंग वान की बातों को माना जाता तो शायद ये रिश्ता कभी फिक्स नहीं होता। तो एल्डर कियो यूआर से कहती है कि बस तुम्हें अपनी एल्डर का काफी अच्छे से ख्याल रखना है। नानगोंग वान को किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। सो यूआर भी अपने सेक्ट मास्टर की बातों को अग्री करते हुए सीधे नानगोंग वान की तरफ निकल पड़ी। यहाँ पर सेक्ट मास्टर कियो नानगोंग वान से कहने लगी कि मेरी सिस्टर, मैं बस तुम्हें सेफ देखना चाहती हूँ। ये जो कर्जा है मैं खुद उसे उतार दूंगी। अब कियो का क्या प्लान था इसके बारे में हमें फिलहाल तो बताया नहीं गया। और उतने में सेक्ट मास्टर कियो के हॉल में एक सर्वेंट पहुंच जाती है। उसने आते साथ ही अपने सेक्ट मास्टर को एक खबर दी। वो कहने लगी कि बेयू सेक्ट के एनहॉय आपसे मिलना चाहते हैं। फ्लाइंग कैरेज ने बेलियांग किंगडम में एंटर किया है, वो बस थोड़ी देर में हमारे सेक्ट में पहुंच जाएंगे। जिस पर कियो कह रही थी कि फिर तो मुझे खुद ही जाकर एनवाई को ग्रीट करना होगा। और अब हमें मास्क मून सेक्ट के ढेर सारे डिसाइपल्स दिखाए गए, जो कि उसी एनवाई के स्वागत के लिए तैनात हो चुके थे। और ये सभी डिसाइपल्स काफी ज्यादा परेशान हैं। उन्हें ये समझ नहीं आ रहा था कि इन्हें इतनी अर्जेंट नोट पर यहाँ पर क्यों बुलाया गया। आखिर आज यहाँ पर कौन आने वाला है? उनमें से कुछ बंदे कह रहे थे कि आज हमारे यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट गेस्ट आने वाला है। तो सेक्ट मास्टर कियो चाहती थी कि हम सभी उनका स्वागत करें, और इसी वजह से यहाँ पर कल्टीवेटर्स के साथ साथ पूरे स्टाफ को भी बुला लिया। और इसी कल्टीवेशन की भीड़ में हम हानली को भी देख पाते हैं, जिसने इल्यूजरी फॉर्म टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए खुद को युआन के फॉर्म में बदल लिया था। वेल, युआन इसी सेक्ट का एक आउटर डिसाइपल है, जिसका काम था नानगोंग वान के लिए मिठाई लाना। सो असली युआन को नॉकआउट करके हानली यहाँ पर पहुंच चुका है। उसे बस नानगोंग वान से बात करनी थी, ताकि वो इस मैरिज अलायंस के बारे में जान सके। साथ ही हानली को अपने स्टोरेज बैग में से सिल्वर मून की आवाज आने लगी। वो कह रही थी, मास्टर यहाँ पर एक बहुत ही स्पेशल बंदा आने वाला है, देखो तो उसके ग्रैंड वेलकम के लिए इतने सारे डिसाइपल्स को बुला लिया। जिस पर हानली जवाब देते हुए कहने लगा कि शायद इस मैरिज अलायंस के पीछे इसी बंदे का हाथ होगा। यही रीजन होगा कि मास्क मून सेक्ट इस बंदे को डिसअपॉइंट नहीं करना चाहता। और उतने में वहाँ पर एक फ्लाइंग कैरेज पहुँच गई। हानली भी इस बंदे को देखने के लिए काफी ज्यादा बेताब था। और अब हमें दिखाया जाता है बेयू सेक्ट का मैसेंजर। वो तो इतने सारे कल्टीवेटर्स को देखते साथ ही सेक्ट मास्टर की उसे कहने लगा कि इतने शानदार वेलकम की कोई जरूरत नहीं थी, मुझे तो सिंपलिसिटी ही सबसे ज्यादा अच्छी लगती है। और उतने में सेक्ट मास्टर क्यू भी वहाँ पर पहुँच गई। सभी कल्टीवेटर्स ने उसके सामने अपना सिर झुकाया था, तो मजबूर होकर हानली को भी उसे ग्रीट करना पड़ा। और अब सेक्ट मास्टर क्यू अपने मेहमान से कहने लगी कि आप 9 किंगडम अलायंस के डिप्यूटी लीडर हो, तो ये हमारी मास्क मून सेक्ट का फर्ज बनता है कि आपके स्वागत में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। अब ये सुनते साथ ही वो बंदा तुरंत ही सेक्ट मास्टर
कियो की तरफ रवाना हो गया। उसके चलते साथ ही वहाँ पर अपने आप डिवाइन स्टेप्स क्रिएट हो रही थी। वेल, इनका नाम है वूपिंग और ये बेयू सेक्ट के मैसेंजर थे। साथ ही नेसेंट सोल स्टेज की मिड लेवल के पिक पर पहुंच चुके हैं। और सेक्ट मास्टर कियो की तारीफें करते हुए कहने लगा कि आपके मास्क मून सेक्ट ने पूरे लिंगलोंग माउंटेन पर अपना डोमिनेंस साबित किया। इतने मुश्किलों के बावजूद भी एक काबिल लीडर ही अपने सेक्ट को एस्टेब्लिश कर सकता। सच बताओ तो आपने मुझे इम्प्रेस कर दिया। जिस पर सेक्ट मास्टर कियो कह रही थी कि आप तो बेवजह ही मेरी तारीफें कर रहे। दरअसल हमारा बेलियांग किंगडम काफी ज्यादा रिमोट है। सिर्फ हम ही क्या बल्कि दूसरा कोई भी सेक्ट यहाँ पर आसानी से एस्टेब्लिश हो सकता था। लेकिन अगर आपके सांग्योन किंगडम की बात की जाए तो उसके सामने हमारा बेलियांग किंगडम कुछ भी नहीं। आपका बेयू सेक्ट काफी ज्यादा पावरफुल है और इसी वजह से मैं उम्मीद करती हूँ कि फ्यूचर में आप हमारे मास्क मून सेक्ट को प्रोटेक्ट करोगे। मगर इन तारीफों को सुनने के बाद भी वूपिंग ज्यादा प्लीज नहीं लग रहा था और अब यहाँ से वो मास्टर क्यू के साथ मीटिंग करने निकल पड़ता है। मगर उसी वक्त उसके कल्टीवेटर्स पर नजर गई, स्पेशली हानली पर। मगर फिर भी मास्टर वूपिंग हानली को पहचान नहीं पाता। उसे समझ ही नहीं आया था कि यहाँ पर एक बंदे ने इल्यूजनरी टेक्निक का इस्तेमाल किया है और ये देखकर ही सिल्वर मून की हंसी छूट गई। वो हानली से कहने लगी कि मास्टर आपकी शेप शिफ्टिंग टेक्निक वाकई गजब की है। देखिए तो एक मिड स्टेज का नेसेंट सोल कल्टीवेटर भी इसे पहचान नहीं पाया। इसका मतलब तो ये हुआ कि अब हम मास्क मून सेक्ट में बड़े ही आराम से घूम सकते हैं। जिस पर हानली कहता है कि मैं इस बेई सेक्ट को लेकर थोड़ा सा क्यूरियस हूँ। ऐसा लगता है कि ये मॉन्क्स का कोई सेक्ट होगा और साथ ही साथ ये काफी ज्यादा मिस्टीरियस है। खैर मेरी किस्मत अच्छी थी कि वेई वुया यहाँ पर खुद नहीं आया। वेई वुया एक लेट नेसेंट स्टेज का कल्टीवेटर है तो तुरंत ही मुझे पहचान लेता। चलो ये तो अच्छा हुआ कि फिलहाल के लिए हमें वेई वुया का मुकाबला करने की कोई जरूरत नहीं पड़ने वाली। और अब हमें मास्क मून सेक्ट में एक लोकेशन दिखाया गया जिस पर बैरियर सेटअप किया गया था और वहीं पर नानगोंग वान की सर्वेंट यूआर वहाँ पर पहुँच जाती है। सिर्फ इसी बंदी को यहाँ का एक्सेस था। और गाइस वाकई यहाँ पर मौजूद मेंशन काफी ज्यादा खूबसूरत था और ये सारा बंदोबस्त किया गया था एल्डर नानगोंग वान के लिए। वेल, इस मेंशन के सामने एक लेक था जिसे पार करते हुए यूआर मेंशन के सामने पहुंच गई। वो तुरंत ही उसे ग्रीट करते हुए बताने लगी कि एल्डर नानगोंग वान मैं आपकी पेस्ट्रीज लेके आई हूँ। मगर तभी उसने देखा कि एल्डर नानगोंग वान तो उसे कोई जवाब नहीं दे रही। अब इससे यूआर काफी ज्यादा परेशान हो गई क्योंकि यहाँ पर नानगोंग वान को ट्रैप करके रखा था और उसे डर लग रहा था कि कहीं नानगोंग वान यहाँ से भाग न गई हो। इसलिए वो काफी ज्यादा घबराते हुए अपने एल्डर को आवाज देने लगी। मगर अचानक से पेस्ट्रीज की बास्केट ओपन होकर उसमें से एक मिठाई बाहर चली गई। दरअसल नानगोंग वान इस मैंशन की छत पर बैठकर चांद को निहार रही थी और अब वो अपनी पेस्ट्री को होल्ड करते हुए यूआर को बताने लगी कि ये जगह काफी ज्यादा खूबसूरत है। मैं इसे जितना ज्यादा ऑब्जर्व करती हूँ इतनी ही ज्यादा इंटरेस्टिंग लगती। और अब उस मिठाई को टेस्ट करते हुए इस बंदी को बताने लगी कि इस बार की पेस्ट्री में काफी ज्यादा शहद मिलाया है। अगर मैं इतना ज्यादा मीठा खाऊंगी तो मोटी हो जाऊंगी। इसलिए उस मिठाई वाले बंदे को बता देना कि आगे से अपनी रेसिपी पर ध्यान दे। और तभी यूआर नानगोंग वान से माफी मांगते हुए कहने लगी आप मुझे यहाँ पर बिल्कुल नजर नहीं आ रही थी इसलिए मैंने मजबूर होकर आपको आवाज लगाई। प्लीज मेरा यकीन कीजिए मैं आपकी कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहती थी। जिस पर नानगोंग वान कहती कि तुम तो बेवजह ही परेशान हो गई, मैं भला तुमसे नाराज क्यों रहूंगी। अब इस मिठाई की बास्केट को यहीं पर रख कर तुम वापस चली जाओ। मैं चाहती हूँ कि तुम अपने कल्टीवेशन पर फोकस रखो। फिलहाल इस दुनिया के हालात काफी ज्यादा खराब है तो यही पावर तुम्हें आगे चलकर प्रोटेक्ट करेगी। तो यूआर भी अपने एल्डर की बात मानती हुई तुरंत ही वहाँ से रवाना हो गई और अब उस बास्केट में से अपनी एनर्जी को आप बाहर निकाल लेती है जिसे मेरे ख्याल से नानगोंग वान ने काफी पहले ही छुपा दिया था। और अब उसी एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए नानगोंग वान सेक्ट मास्टर क्यू और यूआर के दरमियान जो बातचीत हुई थी उसे सुनने लगी। यहाँ पर सेक्ट मास्टर क्यू ने यूआर से नानगोंग वान की सेहत के बारे में पूछताछ की थी जिसे सुनकर नानगोंग वान अपनी सेक्ट मास्टर से कहने लगी कि आप तो बेवजह ही उस जूनियर डिसाइपल को परेशान कर रही हो। देखो तो यहाँ आने के बाद यूआर कितनी ज्यादा डरी हुई थी। वैसे सच बताओ तो मुझे यूआर पर हंसी आ रही थी लेकिन अब मैं खुद ही एक मजाक बन चुकी हूँ तो दूसरों का मजाक क्या ही उड़ाऊंगी। मेरे ख्याल से मैं इतिहास में वो पहली ग्रैंड एल्डर रहूंगी जिसे अपने ही सेक्ट ने कैद कर दिया। मैं तो बिना परमिशन के अपने कमरे से बाहर भी नहीं जा सकती। एक प्रिजनर
प्रिजनर की आजादी को भी इस तरह से छीना नहीं जाता। और साथ ही उस एनर्जी से नानगोंगवान को पता चला कि बेयू सेक्ट का मास्टर वुपेंग यहाँ पर आ चुका है। तो नानगोंगवान सोच में पड़ गई कि जरूर से ये वुपेंग हुआई सेक्ट का कोई खास होगा, इसलिए तो ये बंदा मैसेंजर की पोजीशन को होल्ड करता है और आज वो बंदा जरूर से यहाँ पर कोई इम्पोर्टेंट बात करने आया होगा। साथ ही सेक्ट मास्टर क्यू ने मुझ पर जो सील कास्ट किया था उसे भी मैं ऑलमोस्ट क्रैक कर चुकी हूँ। मास्टर क्यू को लग रहा था कि उनका माइंड बाइंडिंग कर्स मुझे कंट्रोल में रखेगा। भला इस दुनिया में ऐसी कौन सी सीनियर सिस्टर होगी जो कि अपनी जूनियर पर माइंड बाइंडिंग कर्स का इस्तेमाल करेगी। शायद उन्होंने मुझे कुछ ज्यादा ही हल्के में लिया। खैर सीनियर सिस्टर क्यों, शुरुआत अगर तुमने की है तो इसे खत्म मैं करूंगी। सिर्फ अभी ही मेरे पास एक्शन लेने का वक्त है, मैं बिल्कुल भी वक्त जाया नहीं कर सकती। लेकिन फिर नानगोंगवान को याद आता है कि यहाँ पर तो एक बैरियर भी सेटअप है, तो इरिटेट होते हुए कहने लगी कि मैं तो घूमने फिरने भी नहीं जा सकती। पता नहीं मास्टर कियो ने इस लिंगलोंग माउंटेन पर कितने सारे लोगों को तैनात किया है, उन सभी का एक ही काम होगा जो कि है मुझ पर ध्यान रखना। और उतने में नानगोंगवान के दिमाग में एक आइडिया आया। वो कहने लगी कि हर 2 दिनों बाद मुझे पेस्ट्रीज सप्लाई की जाती और आज ही यूआर पेस्ट्रीज की बास्केट मेरे पास छोड़ के गई है, तो क्यों ना इसी मौके का फायदा उठाया जाए। और अब यहाँ पर नानगोंगवान खुद को यूआर के फॉर्म में तब्दील कर लेती है। साथ ही साथ उसने काफी केयरफुल होकर फॉर्मेशन के बाहर पाँव रख दिया। पहला तो उसे ऐसा लगा था कि वो बैरियर के बाहर बिल्कुल पाँव नहीं रख पाएगी, लेकिन माइंड बेंडिंग स्पेल को ब्रेक करने के बाद वान बड़ी आसानी से उसमें से बाहर आ जाती है। और ये सब देखकर ही नानगोंगवान को मजा आने लगा। वो खुश होते हुए कहने लगी कि सेक्ट मास्टर क्यू ने यहाँ पर माउंटेन गार्डिंग बैरियर को एक्टिवेट किया है। क्या वाकई ये 2 टके का फॉर्मेशन मुझे ट्रैप रख सकता था? ना, बिल्कुल नहीं। कई सालों पहले ही मैंने सेक्ट मास्टर क्यू से इस माउंटेन गार्डिंग फॉर्मेशन की सारी डिटेल्स हासिल की थी और आज वही सारी जानकारी मेरे काम आ गई। मुझे तो बस अब एक ही बात की फिक्र है, जो कि है माइंड बेंडिंग कर्स। भले मैं उसे 90% तक खत्म कर चुकी, लेकिन कर्स का अभी भी इफेक्ट मुझ पर जरूर होगा। हालांकि इतना स्पेशल मेहमान आने के बाद सेक्ट मास्टर क्यू कहाँ ही मुझ पर ध्यान देगी। तो चलो सेक्ट मास्टर से तो बाद में निपटा जाएगा, मगर आज थोड़ा सा टहल कर आना काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। चलो ये तो अच्छा हुआ कि मैं नेसेंट सोल स्टेज पर पहुंच गई, वरना इस शेप शिफ्टिंग टेक्निक का कभी इस्तेमाल नहीं कर पाती। ये टेक्निक इतनी ज्यादा अमेजिंग है कि मैं बड़े ही आसानी से किसी को भी उल्लू बना सकती हूँ। बस अब मुझे एक ही बात का खतरा होगा कि कहीं असली यूआर से मैं टकरा ना जाऊं। वो बंदी तो पहले ही काफी ज्यादा डरपोक है और ऐसे में मुझे देखकर वो चिल्लाना शुरू कर देगी। वही दूसरी तरफ हम हान ली को देख पाते, जो कि एक फ्लाइंग सोर्ड पर सवार होकर नानगोंगवान की तरफ आगे बढ़ रहा था। वो दिल ही दिल में कहने लगा कि इस तलवार की स्पीड काफी ज्यादा स्लो है। आजकल हान ली अपने विंड एंड थंडर विंग्स का इस्तेमाल करके हवा से बातें करता है, तो जाहिर सी बात है कि उसे स्पीड स्लो लग रही थी। और उतने में उसे फील हुआ कि यहाँ पर बस थोड़ी देर में कुछ कल्टीवेटर्स आने वाले हैं। और होता भी बिल्कुल वैसे, मास्मून सेक के 2 लोग उसके सामने अपीयर हो गए। उन्होंने एक हल्का सा बैरियर सेटअप किया था जिसे हानली बड़ी आसानी से पार कर सकता है, मगर वो जानबूझकर कमजोर होने का नाटक करने लगा। अब वहाँ मौजूद बंदी तुरंत ही हानली से पूछने लगी कि युआन तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम्हारी शिफ्ट तो ऑलरेडी खत्म हो चुकी है, तो तुमने घर जाकर आराम करना चाहिए। तो हानली तुरंत ही इन दोनों को ग्रीट करते हुए कहने लगा कि दरअसल हमारे फैमिली के एंसेस्टर ने मुझे याद किया है। हमारे एंसेस्टर को काफी दिनों से फ्रेश लोटस के चेस्टनट केक खाने थे, तो मैं सिर्फ उन्हीं के खातिर माउंटेन से नीचे जाकर ये मिठाई लेके आया हूँ। मैं तो अपने एंसेस्टर को जरा भी नाराज नहीं करना चाहता। जिस पर वो बंदा कहने लगा कि वैसे तो पेस्ट्रीज को डिलीवर करने का काम यूआर का है, हर रोज सिर्फ वही एल्डर नानगोंगवान को पेस्ट्रीज सर्व करती है। तो तुम एक काम करो, यूआर से मिलने के लिए साइड हॉल पहुँच जाओ। ये बास्केट यूआर के हाथ में थमाकर जल्दी से वापिस आ जाना। मैं नहीं चाहता कि तुम इधर उधर भटकते रहो। हमारी सेक्ट मास्टर कियो ने ये ऑर्डर दिया है कि कोई भी एल्डर नानगोंगवान को डिस्टर्ब नहीं करेगा, तो गलती से भी उस बैरियर के पास मत जाना। जिस पर हानली भी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहने लगा कि मैं बिल्कुल उन्हें डिस्टर्ब नहीं करूंगा। और अब इन दोनों ने हानली का रास्ता क्लियर कर दिया। उसके वहाँ से जाते साथ ही वो बंदा कहने लगा कि ये युआन काफी ज्यादा मेहनती है, अगर ये थोड़ा और टैलेंटेड होता तो वाकई कल्टीवेशन में अच्छी प्रोग्रेस करता, मगर कोई बात नहीं, वो हार्डवर्क करके जरूर से खुद को इम्प्रूव कर लेगा। सो
इस तरह से हानली साइड हॉल में पहुंच चुका था। वहीं दूसरी तरफ नानगोंगवान भी यूआर के फॉर्म में उसी हॉल की तरफ आगे बढ़ रही थी। ये दोनों भी काफी ज्यादा केयरफुल है कि कहीं इनका असली फॉर्म एक्सपोज ना हो जाए। साथ ही इनके हाथ में मिठाइयों की बास्केट थी। चलो ये तो अच्छा हुआ कि हानली के कहने पर नानगोंगवान ने मिठाइयाँ खाना बंद नहीं की थी। और फिर इसी तरह से इस साइड हॉल से गुजरते हुए डोर पर पहुंच जाते हैं और फिर एक दूसरे को सामने देखते साथ ही ये दोनों थोड़े से पैनिक हो गए। हानली दिल ही दिल में कह रहा था कि शायद यही जूनियर यूआर है जो कि नानगोंगवान तक मिठाइयाँ पहुँचाने का काम करती। इसलिए वो तुरंत ही अपना सिर झुकाते हुए यूआर को ग्रीट करने लगा। साथ ही यहाँ पर उसने यूआर को आंटी कह के पुकारा था। वो कहने लगा, आंटी यूआर मेरे ग्रीटिंग्स को एक्सेप्ट कीजिए। अब आंटी ये लफ्ज सुनते साथ ही नानगोंगवान थोड़ी सी परेशान हो गई। वो दिल ही दिल में सोचने लगी कि जहाँ तक मैं यूआर को जानती हूँ किसी भी एंगल से आंटी नहीं लगती, तो फिर ये बंदा उसे आंटी क्यों बोल रहा। खैर मुझे इन दोनों के रिलेशनशिप से कोई लेना देना नहीं। इसलिए नानगोंगवान थोड़ा सा हेजिटेट होते हुए युआन से पूछने लगी कि तुमने इतनी देर क्यों लगाई, मैं काफी टाइम से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। अब ये सुनते साथ ही हानली ने भी फैसला लिया कि वो कुछ देर तक पोलाइट बनने की नौटंकी करेगा। इसलिए वो यूआर को बताने लगा कि जो केक हमारी एल्डर को पसंद है वो पूरी तरह से सोल्ड आउट हुए थे, तो अगली बैच बनने तक मुझे इंतजार करना पड़ा। लेकिन जैसे ही केक प्रिपेयर हुए मैं तुरंत ही यहाँ पर पहुँच गया। अब ये सुनते साथ ही नानगोंगवान भी थोड़ी सी हेजिटेट करते हुए युआन का शुक्रिया अदा करने लगी। वो कहने लगी कि चलो फटाफट से वो केक्स मेरे हवाले करो, मैं उन्हें एल्डर तक पहुंचा दूंगी। हम एल्डर को ज्यादा देर तक इंतजार नहीं करवा सकते वरना वो गुस्सा हो जाएगी। साथ ही वान यहाँ पर दिल ही दिल में सोचने लगी कि पता नहीं मैं इस बंदे के मुंह क्यों लग रही, एक ही फटके में इसे बेहोश करना चाहिए। इधर हानली के दिल में भी कुछ ऐसा ही चल रहा था। वो सोचता है कि बंदी नानगोंगवान को काफी अच्छे से जानती है, तो क्यों ना मैं इसे बांध कर इससे सवाल पूछूं। अगर मैंने इसके सामने अपनी जरा सी भी पावर का शो ऑफ किया तो ये तोते जैसा बोलना शुरू कर देगी। और अब ये दोनों भी इसी बारे में सोच रहे थे कि इस अटैक में हमने कितनी पावर यूज करनी चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि सामने वाला पर्सन मारा जाए। दरअसल हानली और नानगोंगवान ये दोनों भी नेसेंट सोल कल्टीवेटर हैं और इन्होंने एक ही टेक्निक का इस्तेमाल किया था जिसे शिप शिफ्टिंग कहा जाता है। इसी वजह से ये दोनों भी एक दूसरे के असली फॉर्म को देख नहीं पा रहे थे और फाइनली इन दोनों ने एक दूसरे पर अटैक करने का मन बना लिया। हालांकि इनका टाइमिंग भी एकदम परफेक्ट था। एक ही साथ इन दोनों ने अपनी अपनी पावर्स का यूज किया जिसके चलते वो बास्केट इनके हाथ से छटक जाती है और अब ये दोनों एक दूसरे पर हमला कर पाई इससे पहले युआर अपने कमरे से बाहर आ गई। वो काफी मजे में आलस दे रही थी, लेकिन उतने में उसकी नजर पड़ी अपनी ही कॉपी युआर पर। वहीं पर हानली भी समझ गया कि यही असली युआर है, तो इसका मुंह बंद करना काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट था। इसीलिए इन दोनों ने एक साथ मिलकर पहला तो युआर को बेहोश कर दिया। और अब नानगोंगवान गुस्से में हानली से पूछने लगी कि बताओ एग्जैक्टली तुम हो कौन और तुमने हमारे मास्कमून सेक्ट के सीक्रेट ग्राउंड पर पाँव रखने की जरूरत कैसे दिखाई। तो हानली भी उसी एटीट्यूड में उससे पूछने लगा कि ये सवाल तो मैं भी तुमसे पूछ सकता हूँ, बताओ तुम कौन हो और तुमने युआर का फॉर्म क्यों लिया, बताओ तुम आखिर चाहती क्या हो। जिस पर नानगोंगवान कहने लगी कि फालतू के सवाल पूछकर मेरा दिमाग खराब मत करो, तुम्हारी इतनी औकात नहीं है कि तुम मुझसे सवाल पूछो, इसलिए फटाफट से एक्सप्लेन करो कि तुम यहाँ पर आए क्यों थे। अगर मुझे तुम्हारे इरादों में जरा भी खोट नजर आई तो मैं यहाँ के अलार्म को बजा दूंगी। अलार्म का साउंड सुनते साथ ही पूरा की पूरा सेक्ट यहाँ पर पहुँच जाएगा और अगर वो लोग यहाँ पर आए तो फिर तुम्हारी कोई खैर नहीं। फिर ये मत बोलना कि मैंने तुम्हें बताया नहीं था। जिस पर हानली कहते हैं अच्छा तो तुम यहाँ पर अलार्म बजा के सबको बुलाना चाहती हो, लेकिन अगर तुमने ऐसा किया तो मुझसे ज्यादा मुसीबत में तुम फंसोगी। जब वो लोग यहाँ पर दो युआर को देखेंगे तब जरूर से तुम्हें हंट डाउन करेंगे, इसलिए फालतू की धमकियाँ देकर मुझे डराने की कोशिश मत करो। वेल यहाँ पर हानली इस बंदी पर अपना डोमिनेंस साबित करना चाहता था और ये देखते साथ ही नानगोंगवान ने फटाफट से अपनी ब्लेड को बाहर निकाल लिया। वेल ये ट्रेजर काफी ज्यादा यूनिक था और हानली ने इसे फॉरबिडन लैंड में विटनेस किया है। उस वक्त नानगोंगवान ने अपने इसी इनेट वेपन का इस्तेमाल करते हुए पाइथन के साथ फाइट की थी और तभी नानगोंगवान उससे पूछते कि बताओ एग्जैक्टली तुम हो कौन। और इस पल में हानली को भी कंफर्म हुआ कि ये बंदी कोई और नहीं बल्कि नानगोंगवान है जिसके लिए वो यहाँ आया था और इसी वजह से फाइनली हानली अपने असली फॉर्म में आ जाता है। वो कह रहा था नानगोंगवान तुमसे मिलकर एक लंबा अरसा बीत गया। अब हानली को अपने सामने देखते साथ ही
ही इस बंदी की दिल की धड़कनें तेज हो गई। उसे तो लगा था कि हानली एक लंबे अरसे पहले ही मर चुका है, इसीलिए वो काफी ज्यादा हैरान होते हुए हानली से पूछने लगी कि क्या ये वाकई तुम हो। जिसके बाद वो परेशान होते हुए हानली से झूठ बोलने लगी कि ना, मैं नानगोंगवान नहीं हूँ, मैं तो कोई और हूँ। अब ये सुनते साथ ही हानली को हंसी आने लगी। वो कह रहा था, अच्छा तो तुम नानगोंगवान नहीं हो, तो मेरे ख्याल से तुम उसी की जुड़वा सिस्टर होंगी। लेकिन मुझे ये पता नहीं था कि नानगोंगवान जैसे उसकी सिस्टर को भी मिठाइयाँ पसंद है। अगर तुम्हें याद होगा तो लास्ट टाइम हमारी एक केव में मुलाकात हुई थी। खैर मैं तो नानगोंगवान से मिलने आया था, अब तुम रास्ते में आ गई हो तो तुम्हें मारना पड़ेगा, और मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी सिस्टर को इससे कोई फर्क पड़ेगा। अब ये सुनते साथ ही वान थोड़ी सी परेशान हो गई। तभी हानली उससे कहता है कि ये सब करने की कोई जरूरत नहीं, मैं ऑलरेडी तुम्हें पहचान चुका हूँ। शायद ये बात तुम्हें याद होगी कि मैंने तुमसे वादा किया था, अगर तुम कभी भी किसी खतरे में पड़ जाओ तो मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा, और इसी वजह से मैं अपना वादा पूरा करने के लिए यहाँ पर आ चुका हूँ। नानगोंगवान तो हानली की बात सुनते साथ ही काफी ज्यादा इमोशनल हो गई, और फाइनली वो भी अपने असली फॉर्म में आ जाती है। वो हानली से पूछ रही थी कि क्या वाकई तुम मेरे लिए आए हो, जिस पर हानली ने हाँ में जवाब दिया। जिस पर नानगोंग कहती कि आखिर मैं तुम्हारी क्या लगती हूँ जो तुम मेरे लिए यहाँ चले आए, मेरी मदद करने के लिए तुमने इतनी बड़ी रिस्क उठाई, क्या वाकई ये जरूरी था। जिस पर हानली कहता है कि फिर तो मैं भी तुमसे एक सवाल पूछना चाहूंगा। एक लंबे अरसे पहले मैं इस दुनिया से गायब हो गया था, उस वक्त तुम मुझे ढूंढते हुए डिमोनिक सेक्ट में पहुंच गई। तुम्हें तो ये भी पता था कि वहां जाने के बाद तुम जिंदा वापस नहीं आओगी, लेकिन फिर भी तुमने ये रिस्क उठाई, और वो भी सिर्फ मुझे ढूंढने के लिए। तो बताओ फिर मैं तुम्हारा कौन हूँ जो तुम इस हद तक चली गई। अब हानली के इस सवाल का जवाब तो उस बंदी के पास भी नहीं था, जिसके बाद वो अपने माइंड को थोड़ा सा शांत करते हुए कहने लगी कि चलो तुम यहाँ पर आ ही गए हो तो हमें बात करने के लिए टाइम मिलेगा। फ्री होने के बाद हम दोनों जरूर से इस बारे में बात करेंगे कि हम दोनों के दरमियान क्या रिश्ता है, लेकिन यहाँ पर अगर किसी ने हमें देख लिया तो मसला हो जाएगा, तो क्यों ना तुम मेरे साथ चलो। तो हानली भी तुरंत ही इसके लिए राजी हो गया। साथ ही नानगोंगवान ने युआर को उठाकर कोने में रख दिया था। वहीं पर हानली भी युआर को 2 पिल्स खिला देता है, जिसे यूचेन डैन पिल कहा जाता था। शायद हानली इस बंदी की मेमोरीज को इरेज करना चाहता था, और अब वो नानगोंगवान के साथ उसके मैंशन में पहुंच गया। हानली ने देखा कि ये जगह तो पूरी तरह से बिखरी पड़ी है। दरअसल वान का मूड हाल ही में इतना ज्यादा खराब था कि उसने साफ सफाई पूरी तरह से बंद कर दी। तो हानली से कहती है कि काफी दिनों से यहाँ पर साफ सफाई नहीं हुई, लेकिन तुम कोई भी साफ जगह देखकर वहाँ पर बैठ सकते हो। तो हानली भी वहाँ के एक स्टूल पर बैठ गया। वो काफी केयरफुली नानगोंगवान को ऑब्जर्व कर रहा था। तो वान उससे पूछती कि बताओ तुम मुझे इतनी देर से घूरे क्यों जा रहे हो, क्या मैं पहले से अलग लगती हूँ। जिस पर हानली ने ना में जवाब दिया। और अब वान उससे कहती है कि हाल ही में एक कल्टीवेटर पूरे टियानयान में फेमस हुआ था। ऐसा कहा जाता है कि उस बंदे ने अपनी 200 सालों की एज में ही नेसेंट सोल को फॉर्म कर लिया। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि वो पर्सन तुम निकले। तुम्हारे पास फॉल्स स्पिरिचुअल रूट्स थे, और ना ही कोई सॉलिड सपोर्ट था जिसकी मदद से तुम इम्प्रूव कर सको, मगर तुमने तो अपनी कल्टीवेशन स्पीड से ही मुझे हैरान कर दिया। ये तो अच्छा हुआ कि मैं तुम्हें पहले से ही जानती हूँ, अगर मैं तुम्हें ना जानती तो शायद इस बात पर कभी भरोसा नहीं करती कि एक फॉल्स स्पिरिचुअल रूट वाला बंदा भी नेसेंट सोल बन सकता है। साथ ही मैंने ये भी सुना था कि पूरे टियानयान में ऐसा कोई नहीं जो तुम्हारा मुकाबला कर सके। तुम तो यंगर जनरेशन के लिए एक इंस्पिरेशन बन गए। जिस पर हानली कह रहा था कि शायद मेरे बारे में कुछ ज्यादा ही रूमर्स फैले, मैं इतना भी महान नहीं जितना कि तुम मुझे बता रही हो। मैं तो बस लकी था जो नेसेंट सोल पर पहुंच पाया। और उतने में नानगोंगवान अपनी जगह से उठ गई। यहाँ वो हानली पर थोड़ी सी गुस्सा थी। वो कहने लगी कि जब तुमने नेसेंट सोल पर ब्रेक थ्रू किया उसी वक्त ड्रिफ्टिंग क्लाउड सेक्ट के ग्रैंड एल्डर बन गए। तुम्हें वहाँ का सबसे यंगेस्ट एल्डर माना जाता है, और जैसे तुम एक एल्डर बने तुमने खूबसूरत से डिसाइपल पर कब्जा कर लिया। मेरे ख्याल से उस बंदी का नाम है मू पिलिंग, और मैं ये भी जानती हूँ कि सुप्रीम एल्डर बनते साथ ही तुमने उस बंदी को अपनी कॉन्क्यूबाइन बनाया। इसे ही तो कहते हैं अपनी पोजीशन का फायदा उठाना। अब ये सुनते साथ ही हानली समझ गया था कि वो बुरी तरह से फंस चुका है। नानगोंगवान के मूड से ही पता चल रहा था कि वो उस पर काफी ज्यादा गुस्सा है। अब हानली इस बंदी को क्या जवाब देगा ये हमें अगले एपिसोड में पता चलेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।